वो उस वोट बैंक को साध रही है जिस वोट बैंक को तोड़ देने से या अलग अलग पार्ट कर देने से 200 सीट भी लोग लेकर आएगा तो 10, 20, 30, 40, 50 करके सिमट जाएगा और भाजपा के पास एक मुश्त बड़ा वोट बैंक आ जाएगा। भाजपा बिहार में अपना पैर जमा रही है और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अगर बाहर कर देती है तो इस ओबीसी वोट बैंक में भी बहुत बड़ी संदमारी किसी की रह नहीं जाएगी। और नीतीश कुमार अगर लवकुश करते भी हैं तो अगर थोड़ा वोट बैंक इनको मिल भी जाता है तो नीतीश कुमार शायद लगता है सबसे पिछड़ी पार्टी बिहार के होकर वो भी कुछ वोट बैंक लेकर आएंगे। तो नीतीश कुमार का अपना भी ईगो है, उम्र भी उन पर भारी पड़ रही है और जो फैसले वो ले रहे हैं वो मुझे लगता है कि पॉलिसीज कम और पैरालाइज्ड पॉलिसीज ज़्यादा लग रही हैं देखने में। थकाव दिख रहा है, मुझे गुस्सा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ये सब कुछ 16 साल तक बिहार पर मेहनत करने का और रिजल्ट नहीं प्राप्त करने का फ्रस्ट्रेशन। मुकेश सहनी कल तक भाजपा के साथ थे, चिराग पासवान कल तक भाजपा के साथ थे। इन दोनों को हथियार बनाया गया, इन दोनों को हथियार बनाकर नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये खबर भाजपा से जुड़ी हुई है और खासकर बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं, मुकेश सहनी प्रकरण। लगातार आपको याद होगा मुकेश सहनी प्रकरण और उसके पीछे अगर आप देखें तो चिराग पासवान प्रकरण, यानी मिलता जुलता है दोनों। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है तो आगे का प्लान क्या होगा, ये तमाम चीज़ें साफ हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने की बात बिहार में ही रहेंगे, मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहते क्या है, क्या राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा बड़ा फैसला कर चुकी है। कई लोगों का मानना है कि मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को भाजपा खत्म कर देगी, यानी मुकेश सहनी की राजनीतिक हत्या कर देगी भाजपा। लेकिन हमारा मानना है कि मुकेश सहनी अब उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां मुकेश सहनी चाहते थे। डॉक्टर साहब भी हैं, विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, लोगों का मानना है कि मुकेश सहनी खत्म हो गए, लेकिन हमारा मानना है कि मुकेश सहनी अब मुकेश सहनी बनेगा। मुकेश सहनी नहीं, चिराग पासवान हो या और कोई पार्टी बिहार की हो, हमारा, मैं बता दूं कि फोकस आज मुकेश सहनी नहीं है जी। ना हमारा फोकस चिराग पासवान है, हमारा फोकस आज भाजपा है। और कल तो हमने नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा की। मैंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार को किसी भी हालत में बिहार तो छोड़ना पड़ेगा जी। इसके लिए मानसिक रूप से उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। और एक ही शर्त है जिसके चलते वो बिहार नहीं छोड़ सकते हैं, वो है कि भाजपा से सीधी लड़ाई करना और उस लड़ाई में सारे विपक्ष के दलों को एक साथ ले लेना जी। जो कि फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना भी ईगो है, उम्र भी उन पर भारी पड़ रही है और जो फैसले वो ले रहे हैं वो मुझे लगता है कि पॉलिसीज कम और पैरालाइज्ड पॉलिसीज ज़्यादा लग रही हैं देखने में। थकाव दिख रहा है, मुझे गुस्सा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ये सब कुछ 16 साल तक बिहार पर मेहनत करने का और रिजल्ट नहीं प्राप्त करने का फ्रस्ट्रेशन जी। आप भी अगर यूपीएससी बीपीएससी निकालिए, वह तैयारी कीजिए और नहीं निकले तो फ्रस्ट्रेशन होगा ना जी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी काबिलियत में कोई कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं किया है। शायद और मेहनत की आवश्यकता थी, शायद और ईमानदारी की आवश्यकता थी, शायद और अनुशासन की आवश्यकता थी, जो कि सब अब नीतीश कुमार में नहीं रह गया समय कि वो करें। और ये क्रिकेट नहीं है कि वक्त रहते लोग रिटायर हो जाते हैं। इसमें रिटायरमेंट जानते कैसे होता है? नीतीश कुमार शरद यादव का करवाते हैं, ऐसे ही आगे होगा। इसमें लोग करवाते हैं, एक कराते हैं। और आप जान लीजिए, बिहार के जातिगत वोट बैंक को जब डिस्ट्रीब्यूट करने दिए तो एक बार समझ के देखते हैं इसको। बिहार में जो वोट बैंक है ओबीसी का लगभग 60% के आसपास है, 60 से 70 के बीच में है। इसके बाद जो सवर्ण आते हैं वो हैं, इसके बाद आप इसमें मुसलमानों की संख्या जोड़ दीजिएगा, यानी इस बड़े वोट बैंक की ही लड़ाई हर बार होती है। लेकिन ये जो हिंदू पोलराइजेशन है वो भी इसी में इंक्लूड है जी। हिंदू वोट जो है वो ओबीसी से ज़्यादा है बिहार में। लेकिन दिक्कत क्या है, बिहार में जातिगत इस तरीके से फैली हुई है कि आप उसे हिंदू पोलराइजेशन करके एक साथ नहीं ला सकते हैं जी। विभिन्न जातियां हैं, अलग अलग जातियों का अलग अलग स्लीपर सेल है, उनकी अलग पार्टियां हैं। भूमिहार की पार्टी अलग है, ब्राह्मण की पार्टी अलग खुल जाती है, पप्पू यादव की पार्टी एक अलग है, यादव की पार्टी एक और यहाँ पे है आरजेडी। उसके अलावा आप देखिएगा ओवैसी अपनी पार्टी बनाकर आ चुके हैं यहाँ पर। आप देखिएगा कि चिराग पासवान के पास एक अपनी पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी अपनी हो गई, माझी मुसहर की पार्टी अपनी अलग हो गई, नीतीश कुमार लौकुश की पार्टी अपनी अलग हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी जब अलग हो गई और सारे जो वोट बैंक आप जोड़ देते हैं
तो आपको एहसास होता है कि भाजपा का दाल तो बिहार में कभी जीवन में नहीं गलेगा जी। लेकिन बिहार में आज नंबर 1 पार्टी कौन है? भाजपा। यानी एक काम करने का तरीका होता है यहाँ से दिल्ली जाने का कि आप ट्रेन में बैठिए दिल्ली चल जाइए, गाड़ी में बैठिए दिल्ली चल जाइए, साइकिल चला के दिल्ली चल जाइए जी, पैदल चलिए दिल्ली। एक होता है कि भाजपा वाला स्टाइल, सीधा टिकट कटाइए, एरोप्लेन में बैठिए और दिल्ली चल जाइए और सबसे पहले पहुँच जाइए, वहाँ जाके पहुँचा दीजिए कि हम जीत गए हैं, बाकी लोग रास्ते में हैं। ये जो ट्रिक भाजपा ने लगाया है, लोकतंत्र का लूप होल खोज कर, ये भाजपा के फेवर में चला जा रहा है। और देखिए आपको बता दूं, मुकेश सहनी कल तक भाजपा के साथ थे, चिराग पासवान कल तक भाजपा के साथ थे। इन दोनों को हथियार बनाया गया, इन दोनों को हथियार बनाकर नीतीश कुमार को कमजोर किया गया और धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए इनका उपयोग करके इनको कमजोर कर खत्म कर दिया गया। कैसे ताजमहल बना था, ताजमहल बनाने वालों का हाथ काट लिया गया था, एक है ना ये चर्चा। उसी तरीके से चिराग पासवान के साथ जो कल हुआ, उस बिल्डिंग से उन्हें हटाते समय मुझे नहीं लगता कि भाजपा के किसी नेता को थोड़ा सा भी अंदर ये बात आई, अनुभूति हुई कि रामविलास पासवान कितना कुछ किया उन्होंने इस देश के लिए, कितना कुछ किया भाजपा के लिए भी, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया। कल उनकी तस्वीर जब बाहर फेंकी हुई थी तो बहुत बुरा लग रहा था देखकर। ऐसे ही जब मुकेश सहनी से मलाहों की बात करते करते सामने आते हैं, पार्टी बड़ी खड़े करते हैं, सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मलाहों के आरक्षण की बात करते हैं, एकाएक इतना उनके साथ धोखा होता है कि आज वो कहीं मार्जिनलाइज के साइड में खड़े हैं जी। उन लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को विलय करा रहे हैं, उन लोगों को साथ लेकर जोड़ रहे हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक महत्व नहीं बच गया है जी। यानी भाजपा ने चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों से बदला लिया और दोनों को अपने खिलाफ कर दिया। अब जरा बिहार की राजनीति को समझने का कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत पहले रामविलास पासवान को एक झटका दिया था बिहार में महादलित और दलित डिवाइड करके। नीतीश कुमार अब लॉ को जोड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने वहां भी अपनी सेटिंग लगा दी। अब जब तक आप आरसीपी सिंह को साथ नहीं लेते हैं तब तक आपका लॉ को समीकरण कागज पर नहीं उतरता है। लेकिन आरसीपी सिंह तो भाजपा माइंडेड हो गए हैं। ललन सिंह आरसीपी सिंह में 36 का आंकड़ा हो गया है। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी नीतीश कुमार कॉर्नर हो गए हैं, चेकमेट हो गया है। और आप समझ लीजिए यहाँ टारगेट जो है वो चिराग पासवान या फिर मांझी या फिर मुकेश सहनी नहीं है भाजपा के। यहाँ टारगेट वो पार्टियां हैं जो बिहार में भाजपा को 2015 में हैसियत याद दिला चुके हैं। लालू यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। अब तेजस्वी यादव पर फोकस है। आपने देखा किस तरीके से पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। आप इसको इस चीज़ से नहीं देख सकते हैं कि बिहार में प्रभारी भी भूपेंद्र यादव थे और नित्यानंद राय को भी यहाँ दिया होता जिम्मेवारी, वो भी यादव थे। यादवों को यहाँ खिला करके कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने पाले में करने की कोशिश किया यादव को। अब कितना वोट हुआ वो नहीं मैं कहूँ, चर्चा करूँगा। आप देख लीजिए ओवैसी आए, ओवैसी ने बिहार में क्या किया, मुस्लिमों को 5 सीट जीत कर लेके आए। ये 5 सीट किसका जीत कर, भाजपा का। कायदे से तो वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कितना भाजपा को नुकसान पहुंचा पाए। वो किशनगंज का जो बेल्ट है, जिस बेल्ट में पूरा सीमांचल का, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद का दबदबा था, उसको समाप्त करके उन्होंने वहां से सीट लाई। क्या हुआ उसका फल, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 5 विधायक जीत गए मुसलमानों के, और 5 वो विधायक जीत गए, वो भाजपा को कभी वोट नहीं करने वाले थे, लेकिन भाजपा को वहां फायदा हो गया कि 5 सीट तो गया इनके हाथ से विपक्ष के। अब यह समझिएगा, अब मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। जब बोचहा का एग्जाम्पल देखिएगा, बोचहा में मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, राजद चुनाव लड़ रही है, भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा को कौन से जातियां वोट करेंगी? ज़्यादातर बताया जाता है कि बनिया और सवर्ण भाजपा के कोर वोटर हैं। जो वोट शायद नीतीश ही में एक ताकत है कि थोड़ा बहुत छीन ले, बाकी किसी पार्टी में ताकत नहीं है। अब यह सोचिए कि जो राजद और मुकेश सहनी लड़ाई लड़ रहे हैं बोचहा में, वो किस जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस वोट बैंक? आते पिछड़ों की। अब चिराग पासवान उतरते तो किसकी लड़ाई लड़ते हैं? वो भी आते पिछड़ा और पिछड़ा की लड़ते हैं। मांझी किसकी लड़ाई लड़ते हैं? वो भी उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू यादव किसकी लड़ाई लड़ते हैं? पप्पू यादव भी लड़ेंगे उन्हीं की। कांग्रेस किसकी लड़ेगी? कांग्रेस का भी वही वोट बैंक है अभी। अब सवर्णों में तो कांग्रेस है नहीं। यानी बिहार की हर छोटी बड़ी पार्टी, चाहे ओवैसी की पार्टी क्यों ना हो, वो उस वोट बैंक को साध रही है जिस वोट बैंक को तोड़ देने से या अलग अलग पार्ट कर देने से 200 सीट भी लोग लेकर आएगा तो 10, 20, 30, 40, 50 करके सिमट जाएगा और भाजपा के पास एक मुश्त बड़ा वोट बैंक आ जाएगा। और अगर इन सारे लोगों में डिवाइड अगर 2 बार हो जाता है, जैसे कि उपचुनाव में आपने देखा कि राजद औंधे मुँह गिरी थी, अगर इस तरीके से 2 बार 3 बार राजद साथ हो जाता है तो चौथी बार वो वोट बैंक शिफ्ट किसी और पार्टी में हो जाएगा, जैसे कि मुसलमान आज शिफ्ट हो गए हैं। MY समीकरण ध्वस्त हुआ है,
मुसलमानों ने ओवैसी पर विश्वास नहीं जताया क्योंकि उनको लगता था कि राजद सामने है, राजद मेहनत कर रही है, लेकिन राजद मैंने बढ़िया रिजल्ट भाजपा के सामने नहीं ला पाए। यानी भाजपा ने फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली है। और यहाँ मुकेश सहनी अगर चुनाव लड़ेंगे तो 17% वोट बैंक जो मुकेश सहनी दावा करते हैं कि मेरा है मल्लाहों का, वो तोड़ कर ले जाएंगे। अगर आप इसमें जोड़ घटाव करते हैं तो आप देखिए कि 15% जो सीधा यादवों का वोट बैंक है और जो उसके साथ साथ अन्य जातियां हैं उसको तोड़कर तेजस्वी ले जाएंगे। चिराग पासवान भी आज भाजपा से अलग है, वो भी चुनाव लड़ेंगे अगेंस्ट इन सबके, और वो जब चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट बैंक लेके जाएंगे 8 से 10%। मांझी अपने मुसहर समाज का वोट बैंक लेकर जाएंगे और वैसे ही वोट काटेंगे ही। और नीतीश कुमार अगर लवकुश करते भी हैं तो अगर थोड़ा वोट बैंक इनको मिल भी जाता है तो नीतीश कुमार शायद लगता है सबसे फिसड्डी पार्टी बिहार के होकर वो भी कुछ वोट बैंक लेकर आएंगे। इसमें सबसे बड़ा पार्टी उभर कर कौन सामने आएगा? भाजपा। सवर्णों का एक मुश्त वोट भाजपा के पास। भाजपा यादवों पर डोरे डाल रही है, भाजपा अन्य जातियों पर डोरे डाल रही है, ओबीसी पर भाजपा का नियंत्रण बढ़ाने के लिए अब देखिए सम्राट चौधरी का नाम आगे कर दिया जाता है। बिहार में दो उप मुख्यमंत्री इसी समाज से डाके दिए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं भाजपा का जो नियंत्रण है वो बिहार पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है शायद नीतीश कुमार इसको भाप गए हैं और इसीलिए नीतीश कुमार बेचैन भी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास, चिराग पासवान के पास, मुकेश सहनी के पास समय बहुत ज़्यादा है। तो ये आगे चल के भाजपा की रणनीतियों को तोड़ने के लिए एक बार एक मुश्त एक हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में एक होते हुए ये तीनों नहीं दिख रहे हैं हमें, मजबूरीवश हो या जिस कारण से हो। अब देखिए सहनी को जब हमला भाजपा करती है तो चिराग पासवान मजा लेते हैं, जब चिराग पासवान पर हमला होता है तो तेजस्वी मजा लेते हैं, तेजस्वी पर हमला होता है तो ये दोनों मजा लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपसी प्रतिद्वंदिता इनकी जो है वो भाजपा को एक रास्ता दे रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस प्रदेश का जो 80% जो सीधे तौर पर कहूँगा मैं सीधे तौर पर जो हिंदू वोट बैंक है उस पर भाजपा का फोकस बढ़ गया है। सामुदायिक झड़पें हो या जो भी कारण हो, भाजपा बिहार में अपना पैर जमा रही है और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अगर बाहर कर देती है तो इस ओबीसी वोट बैंक में भी बहुत बड़ी संदमारी किसी की रह नहीं जाएगी। यानी भाजपा बहुत चालाकी से अपना नियंत्रण बिहार पर काबू कर रही है, पूरे बिहार के वोट बैंक को प्रभावित करने की राजनीति कर रही है। मुकेश सहनी साथ रहते हैं तो भाजपा की जितना मदद नहीं कर पाए उतना मुकेश सहनी को अपने खिलाफ करके लड़वा के विपक्ष को डैमेज कर सकता है भाजपा, उतना चिराग पासवान को अपने अगेंस्ट करके डैमेज कर सकता है, उतना बाकी दलों को अगेंस्ट करके डैमेज करा सकता है। इसलिए वक्त की तकाजा भी है और ये समय की मांग भी है कि तेजस्वी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये सारे, पप्पू यादव, ये सब लोग एक साथ आए। लेकिन आपको मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये 1-2 चुनाव और आ रहा है जो 24-25, मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक हो पाएंगे, क्योंकि इनकी आपसी महत्वाकांक्षा और इनके पास जो समय है ना वही इन लोगों पर भारी पड़ रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं भाजपा उस नीति के साथ चल रही है कि एक तरफ आपको लालच देगी और दूसरी तरफ से आपके घर में घुस जाएगी। यानी एक तरफ तमाम वो जो पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और वो सभी लोग एक ही तबके के वोट बैंक को लेकर आते हैं, भाजपा उस वोट बैंक में उन्हें उलझाकर बाकी तमाम वोट अपने तरफ करेगी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बन ही चुकी है। आने वाले दिनों में जो उनका प्लान है बिहार में सरकार बनाना, पूर्ण बहुमत की, कहीं ना कहीं उसी ओर अग्रसर है। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण क्या बदलाव होता है, किस तरीके से भाजपा अपनी राजनीति करती है बिहार में, लेकिन अभी तक का जो समीकरण देखने को मिला है, अभी तक भाजपा ने जो एक्सपेरिमेंट किया है बिहार में, उससे ये साफ है कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो, यानी जो क्षेत्रीय गठबंधन है उनको आपस में लड़ाओ और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर वो अपना वोट बैंक बनाएंगे। और भाजपा का वोट बैंक देश में हर जगह एक ही मुद्दे को लेकर है कि नरेंद्र मोदी ही देश को बचा सकते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर तमाम जो दल हैं वो मोदी का अगर विरोध करते हैं तो बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा। भाजपा ने इन दलों के विरोध में भी अपना फायदा खोज लिया, ये बहुत बड़ी राजनीति। विरोध करते हैं तब ये डार्विन की थ्योरी से जुड़ता है सीधा। सर्वाइवल के लिए सब व्यवस्था भाजपा जानती है। जी, कई तरह के एग्जाम्पल्स देश में मौजूद हैं, लेकिन अब इसी में भाजपा अपना रास्ता देख रही है। जिस बिहार ने रिजेक्ट किया था भाजपा को 2015 में, उसी बिहार पर भाजपा नंबर 1 पार्टी बनते हुए अपना सरकार बनाने की स्थिति में, आत्मनिर्भर होने की स्थिति में जा रही है। या सोचना होगा इसमें बारे में। मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण के लिए भाजपा हानिकारक है, बिहार के लिए भाजपा हानिकारक है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं और ये अभी समझेंगे भी नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भाजपा की जो रणनीति है बिहार में वो साफ तौर पर दिखाई देगी। हालांकि अभी ये रोड बनाया जा रहा है, ये पाथ बनाया जा रहा है और ये जब कंप्लीट होगा तो बिहार में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भाजपा को किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में